रवि राणा और नवनीत राणा पति और पत्नी जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए और सांसद हैं और अक्सर वो उन्होंने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करती रही है। वो जीते किसी और के सहारे, लेकिन अब जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हनुमान चालीसा के आसपास घूम रही है उसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस पूरे कहानी में हनुमान चालीसा का जो पूरा कंट्रोवर्सी है उसमें क्या शिवसेना फंस गई है? क्या शिवसेना ने जो कदम उठाए वो उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा एहतियाती कदम उठा लिए? ज़रूरत सिर्फ एफआईआर की थी, उन्होंने सेडिशन का चार्ज लगा दिया। तो क्या इस पूरी सेडिशन की जो पॉलिटिक्स है, जो हनुमान चालीसा की पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अपर एज दे रही है, जो बीजेपी अब तक तमाम कोशिशों के बाद महाराष्ट्र की जो गठबंधन सरकार है उसको गिराने में नाकाम रही थी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है और शिवसेना कहीं ना कहीं बैकफुट वाली स्थिति पर जा रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हनुमान चालीसा की और उस पूरी कंट्रोवर्सी की। तो सबसे पहले घटनाक्रम को अगर हम समझें कि घटनाक्रम बहुत ही साधारण सा था कि जिसमें नवनीत राणा और रवि राणा इन दोनों ने ये घोषणा की थी कि वो जाकर मातृश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शिवसेना की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई, उनके घर पर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जो एक तरह का वायलेंस होते होते बचा, लेकिन वो जो प्रदर्शन था वो इतनी उग्र शक्ल में ले लिया जिसमें कि किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता हैं, जो एक तरह से माने जाते हैं जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वहाँ पे एक विसल ब्लोअर हैं और वो लगातार करप्शन के केसेस, इसके खिलाफ उसके खिलाफ सबके खिलाफ वो उजागर करते रहते हैं। वो उस झड़प के शिकार हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो तेज़ी से तब्दील हुई उसमें नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए और अब वो पुलिस की हवालात में हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से बीजेपी का डेलीगेशन दिल्ली आया, होम सेक्रेटरी से मिला, यहाँ पर फरियाद की गई किस तरह से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बेकाबू हो गई है और किस तरह से फिर आदित्य ठाकरे ने घोषणा की कि वो भी एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे और सेंटर से मिलेंगे कि हनुमान चालीसा क्या रिसाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राज ठाकरे पहले से इस मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो समझने वाली बात है कि जिस तरह से राज ठाकरे एक तरह से राज ठाकरे की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा जो शिवसेना और अलायंस पार्टनर के बीच में संबंध रहे, चाहे एनसीपी या कांग्रेस के बीच में, वो समझने की ज़रूरत है। और तीसरा किस तरह से बीजेपी के ट्रैप में एक तरह से शिवसेना आ गई है। तो सबसे पहले हम तीसरे सवाल को एड्रेस करते हैं कि शिवसेना क्या बीजेपी के ट्रैप में आ गई है। अगर आप देखें कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम को, तो पिछले जब से महाराष्ट्र गठबंधन यानी कि जो 3 दलों की सरकार बनी है उसके बाद से अगर घटनाक्रम देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो ईडी की छापेमारी हो या सीबीआई का केसेस हो, वहाँ पर ये कोशिश की गई कि ये जो यूनिटी है, ये जो गठबंधन की एकता है वो किस तरह से टूटे। और उसमें चाहे वो छगन भुजबल हों या फिर जिस तरह से अलग अलग नेताओं पर शिकंजे कसे गए और उसके बाद भी ये यूनिटी में कोई बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं आया, क्योंकि उस गठबंधन के जो मुखिया हैं वो शरद पवार हैं। शरद पवार इस पॉलिटिक्स को समझते हैं कि ये जो सारी छापेमारी हो रही है या जो घेरने की कवायद हो रही है वो उस गठबंधन की यूनिटी को तोड़ने की हो रही है। लेकिन बीच में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये उस सवाल को जन्म मिलता है कि क्या गठबंधन के जो बाकी अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, वो उस गठबंधन में रहते हुए क्या एक नई कॉन्ट्राडिक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मसलन इस हनुमान चालीसा का ले लें, बीजेपी ने पत्ता फेंका और राज ठाकरे एक्टिव हुए। राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को आप जानते हैं कि राज ठाकरे पिछले कई सालों से एक तरह से अज्ञातवास में है या फिर कहें कि पॉलिटिक्स में वो मार्जिनलाइज हो चुके हैं। जिस तरह से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे उन्होंने शुरुआत की थी, उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सहारे उन्होंने शुरुआत की थी और एक समय में महाराष्ट्र असेंबली में उनके 12-13 एमएलए थे, लेकिन उसके बाद से ज़्यादातर एमएलए छोड़ गए और उसके बाद राज ठाकरे वहाँ की पॉलिटिक्स में मार्जिनलाइज हो गए।
लेकिन राज ठाकरे ने जो अचानक से यू टर्न लिया है और उन्होंने घोषणा की कि महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर पे जो अजान बजते हैं वो बंद होना चाहिए और नहीं तो वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। उन्होंने 3 मई की डेडलाइन दी और ये कहा गया कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो शिवसेना है उसको कॉर्नर किया जाए। शिवसेना को कॉर्नर करने का तरीका क्या है कि या तो उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी खुद करे, जो बीजेपी कर रही है, लेकिन अगर उसके घावों पर नमक छिड़कने का काम राज ठाकरे कहें तो ज़्यादा आसानी हो गई बीजेपी के लिए शिवसेना को काउंटर करना। और इसलिए राज ठाकरे ने ये घोषणा की कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अजान वहाँ पे बंद हो लाउड स्पीकर से। अब उसके बाद अचानक उस सीन में नवनीत राणा और ये दंपत्ति आ जाते हैं, रवि राणा की दंपत्ति, जो घोषणा करती है कि वो मातोश्री के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर शिवसेना इस घटना को ऐसे टैकल करती कि नवनीत राणा और पति पत्नी को, रवि राणा को, वो हनुमान चालीसा का पाठ करने देती मातोश्री के सामने, तो हो सकता है कि 10-20 आदमी और 50 आदमी के साथ उनका हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि शिवसेना को ये लगा कि ये मैसेज देना जरूरी है बीजेपी को और खास करके राज ठाकरे को, जो कि उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के हारे अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके बीएमसी चुनाव के लिए, तो संदेश उनको देना जरूरी है। इसलिए शिवसेना ने एक टफ पोस्टरिंग ली और टफ पोस्टरिंग के तहत इन दोनों दंपतियों को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेज लगा दिए गए। अब जो महाराष्ट्र में आप देखें कि बीजेपी के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या हनुमान चालीसा के पाठ पर कोई सेडिशन लगाया जा सकता है, और अगर हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। और इसके लिए बीजेपी पूरे प्रदेश भर में, पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अगर सरकार को सेडिशन के चार्ज लगाने हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाएं। तो कहीं ना कहीं शिवसेना इस पूरे गेम में फंस गई है। अब शिवसेना के सामने दिक्कत यह है कि अब वो सेडिशन का चार्ज लगा चुकी है। अब जो वहाँ के गृह मंत्री ने ये कहा है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं इसलिए नहीं लगाए गए हैं हनुमान चालीसा के लिए लगाए हैं, बल्कि चार्जेस इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है कि सेडिशन का चार्ज लगाकर शिवसेना इसमें फंस चुकी है अब, और वो बीजेपी का जो ट्रैप था उसमें एक तरह से फंस चुकी है, क्योंकि बीजेपी इस ट्रैप में ही शिवसेना को फंसाना चाहती थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आपका स्टैंड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप एक तरह से मुसलमानों की फिरका परस्ती या फिर मुसलमानों के साथ खड़ा दिखना चाहते हैं और इसके सहारे शिवसेना को घेरा जा सके, क्योंकि शिवसेना कतई नहीं चाहेगी कि उनका जो वोट बैंक है वो खिसके। और चूंकि शिवसेना की इमेज एक उस तरह से प्रखर हिंदुत्व की पार्टी का रहा है, तो शिवसेना भी नहीं चाहेगी कि उसका वोट बैंक खिसके। तो एक तरह से शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप में आ चुकी है। अब सवाल यह है कि उस ट्रैप से शिवसेना कैसे निकलेगी। क्या वो डेलीगेशन भेजकर हनुमान चालीसा के मुद्दे पर वो सेंटर को एक तरह से घेरने की कोशिश करेगी कि क्या सेंटर एक डायरेक्टिव दे कि क्या स्टेट में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है लाउड स्पीकर से या नहीं। लेकिन ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। इसमें दूसरा जो इंटरेस्टिंग एंगल है कि एनसीपी का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो अजीत पवार ने ये कहा है कि राज्य में कम्युनल एजेंडा या कम्युनल पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो खतरनाक है। लेकिन क्या एनसीपी शिवसेना के साथ इस पर खड़ी दिखती है, ये सवाल दूसरा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि क्या इस पूरी कहानी में जो अलायंस की यूनिटी है वो कहीं क्रैक तो नहीं होगी, क्योंकि अब तक ईडी और सीबीआई के छापों से अलायंस की यूनिटी क्रैक नहीं हुई थी। लेकिन जो बीएमसी चुनाव के पहले अगर शिवसेना के हिंदुत्व के एजेंडे पर राज ठाकरे उनको घेरते हैं, नवनीत राणा घेरते हैं, बीजेपी उनको घेरती है और शिवसेना को लगता है कि उनका हिंदू वोट खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं अलायंस में खलबली मच सकती है। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन वगैरह हमें भेजते रहें।